नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले वित्त वर्ष में 7% की वृद्धि दर्ज करनी चाहिए और महंगाई में और कमी आने की संभावना है। उन्होंने हाल के वर्षों में किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए भी सरकार को श्रेय दिया और कहा कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ संभावनाओं को बढ़ावा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने भारत को असाधारण सफलता की कहानी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और कार्यक्रम भारत के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी के बीच दमदार संबंध हैं और उनकी बातचीत में अमेरिका भारत संबंधों सहित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और भारत हमेशा बातचीत करते रहते हैं और इसमें लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों सहित सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। कांग्रेस से एक के बाद एक नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, वो भी राहुल के सबसे करीबी नेता तक, खासकर वैसे नेता जो बेहद कम उम्र में मंत्री बन गए थे और जिनका परिवार कट्टर कांग्रेस समर्थक रहा था। और इसमें भी कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की भाषा एक जैसी है। राहुल गांधी की आलोचना और पीएम मोदी की जमकर तारीफ। एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने वाले मिलिंद देवड़ा तक की भाषा भी ऐसी है। क्या जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है और राहुल व कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है? कम से कम बीजेपी की एक रणनीति से तो ऐसा ही लगता है। दरअसल बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें खासकर कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने की रणनीति तय की गई है। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ भाजपा विभिन्न राजनीतिक दलों विशेषकर कांग्रेस से कई नेताओं को शामिल करने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने संभावित विपक्षी उम्मीदवारों को शामिल करने से पहले उनकी पड़ताल और चयन करने के लिए भूपेंद्र यादव, हेमंत बिस्वा शर्मा, विनोद तावड़े और बीएस संतोष का एक पैनल गठित किया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि जहां इन नए लोगों को शामिल करने के पीछे पार्टी को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य होगा, वहीं बीजेपी अपने पाले में आने के लिए नेताओं का चयन करते समय विपक्ष को कमजोर करना भी चाहेगी। एक भाजपा नेता ने अंग्रेजी अखबार से कहा कि भाजपा उन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए नए शामिल लोगों को स्वागत कर रही है जहां ये चुनावी और वैचारिक रूप से कमजोर है। चुनाव से पहले इस तरह के शामिल होने के कार्यक्रम पूरे चुनावी माहौल को और बेहतर बना देंगे, लेकिन इस बार मुख्य लक्ष्य कांग्रेस होगी और प्रमुख प्रभावशाली नेताओं को बाहर जाने से वो पार्टी एक विशेष क्षेत्र में कमजोर हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बुधवार को सपा और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। इसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जानकारी दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ है। हमने एक दूसरे के सामने अपनी अपनी लिस्ट रखी है, साथ ही हर सीट की विस्तार से डिटेल भी रखी है, उनकी तुलना की है और अपने विचार साझा किए हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा, हमें उम्मीद है कि मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं मिलेगी, उसके बाद हमारी बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोकसभा चुनावों को लेकर दावा किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 की 13 लोकसभा सीटें जीतेगी। भगवंत मान का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का सिलसिला चल ही रहा है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि चंडीगढ़ में मेयर पद के चुनाव के लिए उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेगी। हालांकि पहले भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने की बात कर चुके हैं। 1 जनवरी को भी भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब से दिल्ली तक माँ अपने बच्चों को छोटी सी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। कांग्रेस ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो लोकसभा चुनाव 2024 का अपना घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो आम लोगों के सुझाव के आधार पर बनाएगी। पार्टी ने बुधवार को इसके लिए एक ईमेल आईडी और वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। पार्टी ने इसके जरिए देश भर के आम लोगों से सुझाव मांगा है कि वो बताएं कि कांग्रेस को अपने चुनावी घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो में किन मुद्दों को शामिल करना चाहिए। पार्टी ने कहा है कि वो आम आदमी के सुझाव के बाद ही अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है। कुछ दिनों में ये यात्रा उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगी। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए यूपी में फिर पार्टी को मजबूत किया जाए, लेकिन अब इस यात्रा के यूपी पहुंचने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस यात्रा में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें ना बीजेपी वाले बुलाते हैं और ना ही कांग्रेस वाले। उनके बयान का साफ मतलब है कि कांग्रेस ने अभी तक सपा को यात्रा का निमंत्रण नहीं दिया है। इसके ऊपर सपा ने चुनावी मौसम में अपनी खुद की यात्रा निकालने की बात कर दी है।
पार्टी संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करने जा रही है, ये राज्य के अलग अलग इलाकों से निकलेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नागालैंड में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताया गया कि नागालैंड के लोग अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे भाषण का नागा भाषा में ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि ये वो भाषा है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। जब मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे इसका सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं कर्नाटक, बंगाल या केरल जाता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आरएसएस इस देश की सभी विभिन्न संस्कृतियों पर हमला कर रही है। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं, आप क्या खाते हैं, आपकी विवाह परंपराएं किसी और का मामला नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे शर्म आती है कि भारत के प्रधानमंत्री 9 साल पहले नागालैंड के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी और इसके बारे में कुछ नहीं किया। अगर आपके पास कोई समाधान नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि आपके पास कोई समाधान है। मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरहे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों में एक बीजेपी के नेता हैं। पिछले साल मणिपुर पुलिस के सब डिविजनल पुलिस अधिकारी चिंगथम आनंद कुमार की संदिग्ध चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। इस हत्या के सिलसिले में मणिपुर पुलिस ने बीते सोमवार को मुठभेड़ के बाद फिलिप खैकोलाल खोंगसाई और हेम खोलाल मटे को गिरफ्तार किया था। हेम खोलाल मटे बीजेपी नेता हैं। फिलहाल ये दोनों 9 दिन की पुलिस हिरासत में हैं। हेम खोलाल मटे सत्तारूढ़ बीजेपी के टेंगनोपाल मंडल के कोषाध्यक्ष थे, जिन्हें पार्टी ने गिरफ्तार होने के बाद निकाल दिया है। मणिपुर प्रदेश बीजेपी ने मटे की प्राथमिक मेंबरशिप भी रद्द कर दी है। भारत के 2 शंकराचार्यों समेत कई विपक्षी नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुए बिना प्राण प्रतिष्ठा किए जाने की आलोचना की है। अब ऐसी आलोचनाओं पर विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण याद करने की सलाह दी है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि हिंदू धार्मिक विधियों में मंदिर पूरा होने के बाद ही भगवान विराजमान होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मंदिरों को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, इतने लंबे समय तक भगवान कहाँ रहे, तो गर्भगृह का निर्माण करने के बाद भगवान को विराजमान कर दिया जाता है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुए प्राण प्रतिष्ठा का उदाहरण पेश किया। हालांकि इससे पहले सत्यनी से बात करते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमनाथ को लेकर कहा था कि सोमनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, किसी ने जाकर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि 22 तारीख को जब वहां मंदिर का शुभारंभ होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि अयोध्या के लिए और ट्रेनें वहां जा सकें। मंदिर के आयोजन में शामिल होने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि उनकी एक चिट्ठी आई थी और कहा था कि कोई निजी तौर पर आमंत्रित करने आएगा, पर वो तो कोई आया नहीं। कोई बात नहीं, चिट्ठी में लिखा है कि बहुत वीआईपी और वीवीआईपी लोग आएंगे, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर एक ही व्यक्ति की अनुमति है। केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ जाऊं। मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा है कि हमें जाकर रामलला के दर्शन करने हैं। हम बाद में सपरिवार अयोध्या जाएंगे। केजरीवाल के अलावा कांग्रेस, लालू यादव, शरद पवार ने भी 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कई अन्य भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ पर बुधवार को कई सवाल उठा दिए। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बुधवार को कहा कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन के कारण आप पार्टी ने धर्म की आड़ ले ली है। उन्हें आप सरकार पर दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान हिंदू मंदिरों, पुजारियों और संतों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनके कई नेता जेल में हैं, जो लोग कहते थे कि वो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, आज वही अरविंद केजरीवाल और उनके लोग भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए हैं। इन लोगों को ईडी ने 4 बार सामने आने के लिए कहा है। ये लोग समन पर जाते नहीं हैं, लेकिन मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। शिवसेना में अयोग्यता का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खेमे की अयोग्यता वाली याचिका पर उद्धव ठाकरे खेमे के 14 विधायकों को नोटिस दिया है। इनके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को भी नोटिस दिया गया है। बता दें, स्पीकर ने उद्धव खेमे के विधायकों की अयोग्यता की अपील को खारिज कर दिया था। शिवसेना के मुख्य सचेतक भरत शेत गोगावले द्वारा दायर एक याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। शिंदे खेमे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में यह याचिका तब दायर की जब हफ्ते भर पहले विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे खेमे को बड़ा झटका दिया। उन्होंने शिंदे खेमे के साथ ही उद्धव खेमे के विधायकों की अयोग्यता की याचिका को खारिज कर दिया। अध्यक्ष ने कहा था कि मेरा मानना है कि 21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंदी गुट उभरा तो शिंदे गुट ही असली राजनीतिक पार्टी थी। शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। अपनी 2 दिवसीय केरल यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने बुधवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपने बूथ पर फोकस करें ताकि बीजेपी केरल जीत सके। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी की लाइफलाइन करार दिया।
पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों को अपने मोहल्ले में लोगों के बीच लेकर जाएं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे केरल के कार्यकर्ताओं की क्षमता पर भरोसा है। आपकी पिछली उपलब्धियों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आप केरल में लोगों के दिल जीत जाएंगे। तेल कंपनियों का शुद्ध मुनाफा 75,000 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो एक रिकॉर्ड है। उनके तिमाही नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 से 10 रुपए की कमी कर सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर इस उद्योग से जुड़े हुए 3 लोगों के हवाले से दी है। पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें अप्रैल 2022 से अपनी जगह टिकी हुई हैं, इसलिए अब इनके रेट फिर से तय किए जाएंगे। समझा जाता है कि कंपनियां शायद 10 रुपए प्रति लीटर का मार्जिन लाभ उपभोक्ताओं को दे सकती हैं। ऐसा होने पर सरकार महंगाई पर काबू पा सकेगी। 2024 के आम चुनावों से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। इस समय महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से महंगाई और अन्य मुद्दे जोर नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को महंगाई का अंदाजा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद पर मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि वो जगह श्री कृष्ण की है, इसलिए इस मुद्दे का समाधान निकलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर जरूर होना चाहिए। मथुरा और वृंदावन मंदिरों का शहर है, लेकिन इस मंदिर का खास महत्व है क्योंकि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है। यहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, जिसे लेकर लोगों को थोड़ी आपत्ति है। इसका जिस तरह से समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की जगह है। वहाँ अभी भी मंदिर है और काफी सुंदर मंदिर है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। बता दें, मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के विभाग संपदा निदेशालय ने टीएमसी नेता महुआ मोत्रा को सरकार द्वारा आवंटित बंगला तुरंत खाली करने के लिए कहा है। ये बंगला उन्हें एक सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था। पिछले साल कैश फॉर क्वेरी घोटाले के कारण उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। अब सरकार ने उनसे आलीशान बंगला खाली करने के लिए कहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि मोत्रा को तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए विभाग की एक टीम भेजी जाएगी कि संपत्ति जल्द से जल्द खाली हो जाए। 12 साल में पहली बार एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़कर स्मार्टफोन की दुनिया में नंबर 1 की जगह हासिल कर ली है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जितने भी फोन शिप किए गए उसका 5वां हिस्सा एप्पल आईफोन का था। सैमसंग का मार्केट शेयर 19.4% रहा। इसके बाद तीसरे नंबर पर शाओमी और चौथे नंबर पर ओप्पो रहा। कोरोना महामारी के बाद से स्मार्टफोन के बाजार में मंदी आई है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ईरान के हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद तेहरान स्थित अपने राजदूत को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि अपने देश गए ईरान के राजदूत भी अब पाकिस्तान लौट नहीं पाएंगे। पाकिस्तान ने मौजूदा और आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच होने वाले सभी उच्च स्तरीय दौरों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि ईरान की सरकार को पाकिस्तान के फैसले की जानकारी दे दी गई है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान का हमला पाकिस्तान की संप्रभुता का अकारण और खुला उल्लंघन है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने इस अवैध कार्रवाई को पूरी तरह अस्वीकार बताते हुए कहा कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस अवैध कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार पाकिस्तान को है। इसके नतीजों की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान की होगी। चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे साल गिरावट आई है। इसके साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बीते साल ही दूसरे पायदान पर आ गया और भारत ने उसकी जगह ले ली। ये ट्रेंड अब भी बना हुआ है। चीन के डेटा के मुताबिक इसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, जो पिछले साल से लगभग 20 लाख कम है। वहीं भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में जन्म दर घट रही है और देश का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि हम इजराइल को तभी मान्यता देंगे जब हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएं और एक ऐसा समझौता हो जिसमें फलस्तीन एक देश का दर्जा मिल जाए। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक पैनल में बात करते हुए प्रिंस फरहान बिन अब्दुल्ला ने कहा कि हम मानते हैं कि क्षेत्रीय शांति में इजराइल के लिए शांति भी शामिल है, लेकिन ये केवल तभी संभव हो सकता है जब फलस्तीनियों के लिए एक अलग फलस्तीन देश बनाया जाए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या तब सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा, इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर उनके 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मानहानि की इस याचिका पर जस्टिस प्रतिभा एम सिंह 18 जनवरी को सुनवाई करेंगी। ये केस धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने दर्ज करवाया है। इन लोगों का कहना है कि जो इल्जाम उन पर लगाए गए हैं उससे उनकी मानहानि हुई है।
इससे पहले धोनी के वकीलों ने इन दोनों के खिलाफ 15 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। ये केस आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी पर दर्ज करवाया गया है। सौम्या और मेहर इसी कंपनी के डायरेक्टर हैं। भारत के चेस खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद एक के बाद एक नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आर प्रज्ञानंद ने एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंद ने भारत के दिग्गज चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को चौथे राउंड में मात दे दी है। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंद विश्वनाथन आनंद से भी आगे निकल चुके हैं। इस इतिहास को लिखने के लिए प्रज्ञानंद को सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।